नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मिडिल ईस्ट आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध की तरफ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना और ईरान के बीच सीधे हमले शुरू हो चुके हैं, जिससे कुछ ही समय पहले हुआ सीजफायर पूरी तरह से टूट गया है। इस भीषण सैन्य तनाव और इजराइल लेबनान के बीच रोम में चल रही बेहद नाजुक बातचीत के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यूएन के मंच से दिया गया वो ऐतिहासिक भाषण आज एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा आई ओपनर यानी आंख खोलने वाला साबित हो रहा है। जी हां, यूएन के मंच पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया की आंखों में आंख डालकर याद दिलाया था कि जंग की शुरुआत इजराइल ने नहीं की थी। उन्होंने कहा था, हम 7 अक्टूबर की उस बर्बरता को भूले नहीं हैं जब ईरान समर्थित हमास के आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया, माताओं बहनों पर जुल्म ढाए और हमारे लोगों को बंधक भी बना लिया। नेतन्याहू ने जो कहा आज वो सच साबित हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर नक्शा उठाकर नेतन्याहू ने साफ कहा था कि ईरान एक क्रूर शासन है जो हमास, हिजबुल्ला और हूतियों के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करना चाहता है। आज जब इजराइल लेबनान से अपनी सेना हटाने के लिए पायलट जोन पर बात कर रहा है, ठीक उसी समय हिजबुल्ला का आका ईरान पूरे क्षेत्र में नए मोर्चे खोलकर टैंकरों पर हमले करवा रहा है। यह साफ दिखता है कि कूटनीति की मेज पर चाहे जितनी भी बातें हो जाएं, लेकिन तब तक आतंक का अंत नहीं होगा जब तक धुरी यानी आतंकी जो धुरी है ईरान को काबू में नहीं किया जाता, तब तक शांति मुमकिन नहीं है। तो आज हमारे इस बहस में सवाल बड़ा है, हॉर्मुज में ईरान के ताजा हमलों के बाद क्या नेतन्याहू की ईरान को नेस्तनाबूद करने की चेतावनी ही एकमात्र रास्ता बची है? सवाल नंबर 2, एक तरफ लेबनान से बातचीत और दूसरी तरफ ईरान से सीधा टकराव, क्या ये प्रॉक्सी वॉर अब अंतिम दौर में है? और तीसरा सवाल कि क्या दुनिया अब ये मान चुकी है कि आतंक के इस पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह मिटाना जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है? और आखिरी सवाल, मिडिल ईस्ट में आखिर शांति कब आ पाएगी? इन्हीं सवालों की के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred, and their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. Much of the world no longer remembers October 7th, but we remember. Israel remembers October 7th. On that day, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phones, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win. It's all in here. Half the Houthi leadership in Yemen gone. तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आप सुन रहे थे। 2024 में जब यूएन के मंच पर उन्होंने दुनिया की आंख में आंख डालकर ये भाषण दिया था, उन्होंने पूछा था कि तमाम ये जो वजहें हैं, दिस इज द रीजन व्हाई वी फाइट, क्यों हम लड़ रहे हैं और क्यों हमें जीतना चाहिए। जब नेतन्याहू ने भाषण दिया था उस वक्त पर कई इस्लामिक देश जो हैं उनके प्रतिनिधि वहां से विरोध के तौर पर वॉकआउट कर चुके थे। लेकिन आज सवाल बड़ा और कड़ा है कि आखिर आज
जिस तरह से एक तरफ पीस टॉक्स चल रही हैं, कोशिशें हैं युद्ध को रोकने की, तो वहीं दूसरी तरफ बारूद का ढेर। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट किस ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं और विदेश मामलों के जानकार सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सर एक तरफ कोशिशें हैं कि युद्ध को रोका जाए, सीज फायर हुआ लेकिन कुछ घंटे भी वो सीज फायर नहीं टिक पाया। ताजा हालात ऐसे हैं कि एयर स्ट्राइक्स जारी है। सर एक तरफ कोशिशें हैं युद्ध रोकने की, दूसरी तरफ हॉर्मुज में बरसता हुआ बारूद। क्या समझा जाए, ये जो डबल एज डिप्लोमेसी है, ये आखिर मिडिल ईस्ट को किस ओर आगे बढ़ाते हुए, किस दिशा में आगे बढ़ाते हुए? हाँ रिया, देखो जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध चल रहा है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो युद्ध चल रहा है, उसका कारण देखना पड़ेगा। कारण यह है कि जो एमओयू साइन हुआ था पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच में, उसका जो आर्टिकल 5 है उसको शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक से पढ़ा नहीं है। एमओयू के आर्टिकल 5 में बहुत क्लियरली लिखा है कि अगले 60 दिन तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। ईरान ने ओमान के साथ कुछ मीटिंग्स भी की। ओमान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन्होंने ज्यादा जग जाहिर किया नहीं, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना दी और ईरान ने 3 ऑफिशियल बयान दिए। उसके बाद एक कि ईरान जो है अगले 60 दिन के लिए किसी भी जहाज से टोल टैक्स नहीं लेगा। दूसरा कि ईरान अगले 60 दिन के लिए किसी भी देश के जहाज को वहां से फ्रीली राइट ऑफ पैसेज देगा, यानी वो जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी शर्त डाली ईरान ने कि उस शिप के कैप्टन को या शिप का जो कंपनी है उनको ईरान की पोर्ट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को शिप का नाम बताना पड़ेगा, किस पोर्ट से आ रहा है, कहाँ किस पोर्ट जा रहा है, क्या लेके जा रहा है और किस देश का झंडा उस शिप पर होगा। और फिर उन्होंने कहा वो जाए। तो ईरान उसको, जो प्रोसीजर हमने देखा, ईरान उसको एक कंट्रोल नंबर दे देता है उसके बाद, और कंट्रोल नंबर के नीचे रिमार्क में लिखा हुआ है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाइए, ये आपका कंट्रोल नंबर है, लेकिन आप अपना ट्रांसपोंडर ऑन रखिए। अब ये ट्रांसपोंडर ऑन रखना, ये तो आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या रहा है कि बीच बीच में अमेरिका जरा चतुराई से 1-2 शिप के कैप्टन को भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है और कह रहा है कि आइए हम आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल देंगे। तो होता क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नेवी बोलती है हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप निकलिए, आप यहाँ से अपना ट्रांसपोंडर बंद रखिए, रात के अंधेरे में चुपचाप निकल जाइए और जो ईरान जो ओमान का तट है उसके साथ चिपक कर निकल जाइए। और जब आईआरजीसी को इस चालाकी का पता लगता है तो वो कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा रॉकेट उस पर फायर कर देते हैं। मैं छोटा सा इसलिए बोलता हूँ कि वॉर हेड जितने इस्तेमाल किए हैं ईरान ने अभी तक, वो बहुत छोटे वॉर हेड है, वो शिप डुबाने के लिए नहीं है, शिप को जस्ट वार्निंग देने के लिए है, वार्निंग देने के लिए, डराने के लिए। जी सर, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ रिया जी, हो ये रहा है कि अब अमेरिका को समझना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर्टिकल 5 के तहत वो ईरान को और ओमान को भी अगले अगस्त के महीने तक सौंप दे, क्योंकि इस बीच जब प्रोसीजर होगा वो और ज्यादा पॉलिश्ड हो जाएगा। और ईरान ने तो कह दिया है कि वह सभी देशों के जहाजों को जाने देगा। ईरान का एक निहित स्वार्थ भी है, ईरान चाहता है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में अमेरिका की नेवी ने अपने बड़े बड़े शिप्स को तैनात किया हुआ है और अमेरिकन नेवी के इन शिप्स को पर्शियन गल्फ से निकलकर हर 3 महीने 6 महीने या साल में एक बार तो अमेरिका जाता पड़ता है ना, रिपेयर के लिए, रेक्टिफिकेशंस के लिए, फॉल्ट एनालिसिस के लिए। सिस्टम्स जहाज के खराब होते ही रहते हैं। तो ईरान जो है वो शायद उस वक्त अमेरिका के लिए एक बाधा क्रिएट करेगा, इन शिप्स को जाने की परमिशन नहीं देगा। इसको देखते हुए ही अब अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ना हो। जी
और ईरान भी पूरी कोशिश में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसी के कंट्रोल में रहे। यही वजह है कि एक बार फिर से तनाव है मिडिल ईस्ट में। सुरेंद्र स्वामी जी, सर एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, आप किस तरह से समझ रहे हैं? एक तरफ कोशिशें हैं युद्ध रोकने की, सीजफायर होता है, उसके बाद फिर से जो है एयर स्ट्राइक्स होती है, और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। क्या समझा जाए, किस और मिडिल ईस्ट आगे बढ़ते हुए? नहीं, देखिए, एमओयू साइन हुआ था काफी बड़े नेगोशिएशंस के बाद, और उस एमओयू में जो शर्तें थी वो सब ये कह रहे थे कि भाई वो अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, सारी ईरान की बातें मान ली गई हैं जी। और एक अच्छा मैसेज भी गया कि भाई ईरान, चलो उनका थोड़ा ईगो सेटिस्फाई हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने तो उसको माना नहीं। वो हॉर्मुज को एज ए बार्गेन पॉइंट यूज करना चाहता है अपने नेगोशिएशन, जो उसकी परमाणु क्षमता है उसको लेकर के वो इसको बार्गेन पॉइंट यूज करना चाहता है। अब जो हॉर्मुज है, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उससे पहले तो ईरान का कंट्रोल नहीं था, सभी फ्रीली आ जा रहे थे। जब सभी फ्रीली आ जा रहे थे तो अब ईरान का कंट्रोल कैसे होगा? वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इतने कंट्रीज का वहां से ऑयल निकलता है, पूरे वर्ल्ड का 25% रिक्वायरमेंट वहां से निकलता है। तो एक देश लेके बैठ जाएगा हथियार वहां पे कि मुझसे पूछ के जाइए, मेरा कंट्रोल रहेगा जी। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। एक लिमिटेड पीरियड के लिए, चूंकि ट्रांजिशन था, तो एमओयू में कहा गया कि भाई आप और ओमान मिलके एक कमेटी बना करके और एक प्रोसीजर बना दीजिए। प्रोसीजर तो आया नहीं, ईरान ने खुद ही उसको हैंडल करना शुरू किया। तो इस स्थिति में वो बार बीच बीच में वो जब उन पे अटैक भी करता रहा, तो जब ये स्थिति आई कि ईरान ने वो जो एमओयू में जो मेन इश्यूज थे, जो कि उनकी परमाणु क्षमता को लेकर के थे, उस पर जब उसने आगे बढ़ने से इनकार किया और उसने ये दिखाया नहीं कि भाई अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं एटम बम नहीं बनाऊंगा, आप आइए इंस्पेक्ट कर लीजिए, और जो यूरेनियम डस्ट है वो मैंने एनरिच नहीं की है, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप उसको ले जाइए मत, यही नष्ट कर देंगे, हम दबा देंगे, ये कर देंगे। उसमें आगे हुआ नहीं। तो ये स्थिति बन गई थी कि अब ये समझौता जो एमओयू था, एक अंडरस्टैंडिंग, वो चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो तुरंत ईरान ने हॉर्मुज पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इस स्थिति को कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं करेगा, दूसरे देश भी नहीं चाहते किसी एक देश का ऐसे इंटरनेशनल वाटर्स पे कब्जा हो। बिल्कुल, और यही वजह है कि साउथ चाइना सी में चाइना चाहता है, जैसे मलक्का स्टेट में अभी यही पोजीशन पैदा होने वाली है। तो इस स्थिति में अमेरिका ने जो छूट ईरान को दी थी कि भाई हम अपनी नेवी से आपके जो घेराबंदी है आपके बंदरगाहों की वो बंद कर देते हैं, वो उन्होंने फिर से शुरू कर दी। अब तो वहां लागू हो गया अमेरिका का, कोई भी शिप अब ईरान ऑयल के लिए नहीं जा सकता। और उसने उनके जो साउथ कोस्ट की पूरी लाइन पर हमले शुरू कर दिए। तो अब इस युद्ध में नेगोशिएशन तो होते ही है बैकडोर, लेकिन इसमें शुरू से हम इस बात को कह रहे हैं कि दो ही शर्तें हैं जो ईरान को माननी पड़ेंगी, एक परमाणु क्षमता को लेकर और दूसरा हॉर्मुज को लेकर। अगर वो इन बातों को स्वीकार नहीं करता है तो ये युद्ध चलेगा। और जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि भाई हम जो है वी विल टेक ओवर हॉर्मुज, हॉर्मुज विल बी अमेरिकाज वाटर्स। बिल्कुल, और सर देखिए, जैसा आपने भी कहा कि दो शर्तें सबसे जरूरी है, एक है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिलहाल दोनों में ही बात जो है अटकती हुई भटकती हुई नजर आ रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जिस तरह से सुरेंद्र स्वामी जी ने भी एक्सप्लेन किया, दो चीजें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम, दोनों पर ही चीजें अटक रही हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ईरान एक वेपन की तरह यूज कर रहा है, वेपनाइज कर चुका है, IRGC उसे गिव अप करने के लिए रेडी ही नहीं है। फिर सर कैसे समझा जाए, शांति कैसे बहाल होगी? शांति तभी बहाल होगी जब दोनों ही देशों को एक दूसरे पर भरोसा होगा। अमेरिका इजराइल के बिहाफ पे कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। ईरान ने बार बार दावा किया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा था, अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है और भविष्य में भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि यूरेनियम होने में, यूरेनियम रखने में और बॉम्ब बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। किसी के पास अगर समझिए पेट्रोल है, इसका मतलब नहीं है कि वो गाड़ी बना सकता है।
किसी के पास अगर आटा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो पराठा बना सकता है। दोनों में बहुत फर्क है। अब ईरान अगर बोलता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा तो इस पे यकीन करना पड़ेगा। अब चेक कौन करेगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा हर चीज को वेरीफाई करना पड़ता है। एक ऑडिट टीम बनती है जो कि जाके कंप्लायंस चेक करती है। मैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप तो कैप्टन ये यूके कौन देवनाथ जी, करेगा? सर ऐसा दावा और वादा तो ईरान ने पहले भी किया था जब समझौता हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। उससे बाहर भी तो डोनाल्ड ट्रंप ही लाए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप का इनिशिएटिव बहुत पॉजिटिव है। देखिए, होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए, क्योंकि ये बेसिकली ख्वाहिश इजराइल की है। तो अब देखिए, जब अगर मैं अब वहां एक मीटिंग में चेयर कर रहा हूं तो क्या ईरान राजी होगा कि अमेरिका का कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर तेहरान में जाकर ईरान में जाकर चेक करे? जाहिर बात है नहीं। क्या ईरान राजी होगा कि इजराइल का कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट या न्यूक्लियर इंजीनियर जाके ईरान में चेक करे कि वो बॉम्ब बना रहा है कि नहीं? जाहिर बात है ईरान राजी नहीं होगा। क्यों? मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में। जी। क्योंकि ईरान को हमेशा से ये भय रहा है कि यह चेक करने के बाद वो लोग जाकर वापस सीआईए को और मोसाद को डीब्रीफ कर देंगे कि ईरान साइंटिस्ट का नाम क्या है, न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ है, लेबोरेटरी कहाँ है, वो साइंटिस्ट का घर किधर है, वो कितने बजे ऑफिस आता है, कितने बजे ऑफिस से घर जाता है। और मोसाद तो ऐसी इनपुट का इस्तेमाल करके उस साइंटिस्ट को, ईरानी साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर देगी भविष्य में। ऐसा वो पिछले 20 साल 10 साल में कर चुके हैं। तो एक ही इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल एजेंसी है दुनिया में जो कि ईरान में जा सकती है, वो है आईएईए, यूनाइटेड नेशन का अंग है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहां जा सकती है। ईरान तो वेलकम कर रहा है उनको कि आइए और चेक कीजिए। वैसे मैं बता दूं, पिछले साल 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 बार आईएईए की टीम वहां गई और उन्होंने कहा कि उनको कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और छठी बार भी वो जा रहे थे जून के महीने में, आईएईए रिपीट विजिट कर रही थी। लेकिन तब तक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 12 दिन की बमबारी शुरू कर दी पिछले साल जून में ईरान के ऊपर। तो ईरान के ऊपर अमेरिका को भरोसा करना पड़ेगा। क्या ईरान को जो अमेरिका मुझे पर लगता भरोसा है है? फिलहाल सर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरह से। लेकिन जो आपने बात कही कि जब टीम वहां पहुंचे लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला, बावजूद इसके जो है जल्दबाजी की गई हमला करने में इजराइल और अमेरिका की तरफ से। सुरेंद्र स्वामी जी, सर जी इजराइल का इसमें कितना बड़ा रोल? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के मंच पर साल 2024 में एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, और वो अब काफी ज्यादा एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। उन्होंने बताया था कि क्यों इस जंग की शुरुआत हो रही है, आखिर किस तरह से 7 अक्टूबर को बर्बरता बढ़ती गई थी। और ये जंग जो है असलियत में उस इस्लामिक रिजीम, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनके खिलाफ है। सर क्या समझा जाए? बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान का तब तक, मतलब ये यहां पर मिडिल ईस्ट में शांति हो जब तक ये इस्लामिक रिजीम या जो कट्टरपंथी सोच है वो बदल नहीं जाती। नहीं, देखिए रिया जी, कट्टरपंथी सोच इस्लाम की कभी बदलेगी नहीं। वो तो उनके रिलीजन का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उसमें आप ये सोचें कि उनकी सोच बदलेगी, वो इशू नहीं। इशू ये है कि ईरान की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है वो ये है कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे इजराइल को, हम ज्यूज को यहाँ नहीं रहने देंगे, हमें वो बर्दाश्त नहीं। तो इजराइल को अपने अस्तित्व का खतरा है। अगर ईरान के पास परमाणु क्षमता होती है तो इजराइल एक छोटा सा देश है, हालांकि उस पर भी एटम बम है, लेकिन वो उस स्थिति में एक बार्गेन पॉइंट में फंस जाएगा कि ईरान के पास भी है और इजराइल के पास भी है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास ये क्षमता वहां से आ जाए, क्योंकि ईरान खुद भी नहीं लड़ेगा तो वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, जो हमास है, और यही हूती ईरान है, कर भी रहा था, हिजबुल्लाह हो, जी जी हमास हो, इनके जरिए जी इनको जी, एक तरह से पोषित कर रहा था। तो वो कर रहा था, तो वो स्थिति बनी रहेगी। और इसीलिए उसका सीधा सीधा चैलेंज था कि अगर युद्ध होता है और सीज फायर नहीं होता है, लड़ाई नहीं बंद होती है,
तो निश्चित रूप से ईरान इजराइल पे हमले शुरू होंगे। तो उसका इजराइल का जवाब था कि भाई अब पहले की तरह नहीं होगा और हम सीधा जवाब देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, अभी तक इस्लाम का एक्सपीरियंस ये है कि जहां पर भी उन्होंने अत्याचार किया वहां की पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट कर लेती है। चाहे उन्होंने यूरोप में किया, आपको मालूम है ब्रिटेन में क्या हाल हुआ, किस तरह से उन्होंने ग्रूमिंग चलाई, क्या हुआ इंग्लैंड में, कुछ नहीं हुआ। अभी वहां पे मैच हार गए तो आपको मालूम है, मोरक्को मैच हार गया तो क्या स्थिति करी, फ्रांस में क्या हुआ। तो इस्लाम को अभी तक ये अपने ऊपर था कि हम वायलेंस करेंगे और वायलेंस पे हमने सब पे राज किया है, चाहे भारत हो चाहे दूसरे देश, तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन वो भूल गए ये इजराइल है, भारत तो है नहीं, वो इंग्लैंड नहीं है, वो यूरोप का कंट्री नहीं है। और वही उन्होंने कहा कि भाई न हम भूले हैं न भूलेंगे कभी, और उसको जवाब देना आता है। और उसने कैसा जवाब दिया है वो आज तक इन लोगों को सांस नहीं आ रही है। आधा गाजा पे कब्जा करके बैठ गया है, सीरिया में करीब करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर दबा लिया है, लेबनान में करीब करीब उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा तो ऑक्यूपेशन है, और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरवर्ड जो एक उनका प्रोग्राम होता है बफर जोन का, उसके अंदर खाली करवा लिया है। और वो बात भी अब लेबनान गवर्नमेंट से करा, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो हिजबुल्ला की सरकार तो नहीं है ना, वो तो जैसे यमन में हुती बैठे हैं ऐसे ही लेबनान में हिजबुल्ला बैठा है, ऐसे ही फिलिस्तीन में हमास बैठा है। ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की डिक्लेयर्ड। तो इसलिए वो उनका जो स्टेटमेंट है और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत उसमें क्लैरिटी है, और वो इनको निस्तना मतलब वो इनसे कोई डरने वाला या दबने वाला नहीं है, और वो कभी नहीं भूलेगा। और इजराइल का नेता नहीं, इजराइल का कोई आदमी नहीं भूलेगा, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व खतरे में। आप सोचिए कि क्या पॉपुलेशन है, 90 लाख 95 लाख का इजराइल देश है। हमारे दिल्ली में 3.5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। आप सोचिए इजराइल क्या है। तो ऐसा देश पूरे गल्फ में अपनी ताकत पे और अपने रिजॉल्व पे डटा हुआ है ना, कि आप हमें मारोगे तो हम आपको ऐसा मारेंगे कि आपको पीढ़ियों तक मारते रहेंगे। तो इसीलिए वो वहां दबते हैं और इसीलिए बार बार बिल्कुल। और सर यही वजह है कि जब से यहाँ पे टेंशन शुरू हुई है तब से ही इजराइल का जो स्टैंड है वो काफी क्लियर, काफी लाउड और एग्रेसिव रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, समय मेरे पास कम है सर, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। इस पूरी समस्या का हल आप कहां देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है बीते 5 महीने से हम देख रहे हैं, पूरा विश्व उससे सफर कर रहा है। एक ही तरीका है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल को शांत रखना पड़ेगा अगस्त के आखिर तक। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से बात करनी पड़ेगी अगस्त के आखिरी मंथ तक। एक समझौता साइन करना पड़ेगा अगस्त के आखिरी हफ्ते के पहले। यही एकमात्र तरीका है। समझौता के लिए कहीं भी बैठ जाएं, ओमान में, मस्कट में, कतार, दोहा में बैठ जाएं, अगर वो चाहे पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठ जाएं, न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, जेनेवा चले जाएं। जी ठीक है सर, यानी आप कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा और जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक्टिवली आगे आना पड़ेगा, तभी जाके समस्या का हल निकल पाएगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक चीज तो साफ यहाँ पर नजर आती है कि कूटनीति की मेज पर चाहे जितनी बातें हो जाए, लेकिन जब तक आतंक की इस धुरी यानी ईरान को काबू नहीं किया जाता तब तक मिडिल ईस्ट में शांति मुमकिन नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिर इसमें कितना समय लगता है और कब एक बार फिर से बातचीत की जो टेबल है वो यहां पर शुरू होती है और बातचीत टेबल तक पहुंचती है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़।